Hello students, today we start second chapter history from trade to territory. The company establishes power. आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी व्यापार करने वाली कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. After his death in 1707, many Mughal governors, Subedar and big Jamidar began asserting their authority and established regional kingdom. As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could not longer function as an effective center. औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कई मुग़ल गवर्नर्स जो थे, सूबेदार जो थे या फिर उनके कमांडर जो थे, उन्होंने अपने एरिया पर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर ली थी, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई एक पावरफुल मुग़ल रूलर नहीं था। By the second half of the 18th century, however, new power was emerging on the political horizon, the British. 18th century के हाफ में एक नई पावर आई थी जो थी ब्रिटिश, और ये ब्रिटिश ही वो पावर थी जिसने किस तरीके से भारत में एक व्यापार करना शुरू किया था और बाद में धीरे धीरे वो यहाँ का साम्राज्य स्थापित कर लिया था यहाँ पर। तो इसकी स्टार्टिंग हम जब करते हैं तो देखते हैं पूरा स्टोरी फॉर्म में चलता है कि कैसे वो यहाँ आए, कैसे उन्होंने अपना बिजनेस किया, कैसे वो बिजनेस करते करते उन्होंने बैटल्स की, बैटल्स के बाद कैसे उन्होंने अपना एरिया इंडिया का जो एरिया है वो एक्वायर करना शुरू कर दिया, उस पर अधिकार करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आई, पूर्व में किस तरीके से आई। तो इसकी स्टार्टिंग होती है इन 1600। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean looking for new lands from which it could buy goods at cheap price. अब यहाँ क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर प्राप्त कर लिया। चार्टर का मतलब होता है परमिशन लेटर। तो उन्होंने एक परमिशन लेटर क्वीन एलिजाबेथ से प्राप्त कर लिया, जिसमें उनको क्या मिला, सोलो राइट ट्रेड करने का। सोलो राइट मतलब एकमात्र वो कंपनी थी जिसके पास ये अधिकार हुआ, इंग्लैंड की एकमात्र वो कंपनी जिसके पास ये अधिकार हुआ कि वो ईस्ट में बिजनेस कर सकती है। इसका मतलब इंग्लैंड की कोई और दूसरी कंपनी उसके साथ compete नहीं कर सकती है। और अब इस चार्टर के साथ ही उन्होंने क्या देखा, एक नई लैंड चाहते थे जहाँ से वो गुड्स को परचेज कर सके चीप प्राइस पे एंड कैरी दैम टू यूरोप टू सेल इट हायर प्राइसेस। और वो चाहते थे कि वो ऐसी लैंड ढूंढे जहाँ पर वो लोअर प्राइस पे चीज़ों को खरीद सके और उसको हायर प्राइस पे यूरोप में बेच सके। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डे मेड प्रॉफिट प्राइमरीली एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट इट कुड बाय चीप एंड सेल डियर। उस टाइम पे मर्केंटाइल कंपनीज का मतलब होता है जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का होता है, जिनका मेन काम ही है कि वो बिजनेस के थ्रू क्या करें, प्रॉफिट कमाए। तो मर्केंटाइल कंपनी यही चाहती थी कि वो अपने कंपटीशन को कम करे और कंपटीशन को कम करके वो अच्छा बिजनेस कर सके। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया कि इंग्लैंड में जितनी भी दूसरी कंपनीज थी उनसे कंपटीशन कम करने के लिए चार्टर प्राप्त कर लिया, मतलब परमिशन लेटर प्राप्त कर लिया। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम द एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। पर ये जो रॉयल चार्टर था, ये जो परमिशन लेटर था, वो इंग्लैंड की जितनी भी कंपनीज थी उनको ईस्ट में आने से रोक सकता था, लेकिन दूसरी जो यूरोपियन कंपनीज थी उनको आने से नहीं रोक सकता था।
इसका मतलब क्या हुआ, जब इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी तो उसी के साथ दूसरी और भी यूरोपियन कंपनीज जैसे कि डच की आई, फ्रांस की आई और पोर्टुगीज़ की भी कई अदर कंपनीज यहाँ पर आकर बिजनेस करने लगी। जैसा कि हमको पता भी है कि वास्को डिगामा जो कि एक पोर्टुगीज सेलर थे, उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था, इंडिया का सी रूट डिस्कवर कर दिया था 1498 में। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी the Dutch too were exploring the possibility trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. अब देख रहे हैं कि पोर्टुगीज़ आ गए, उन्होंने गोवा में अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया था। जब और उसके बाद डच भी आ गए, डच के बाद हमारे फ्रेंच ट्रेडर्स भी हमारे यहाँ आ गए थे। तो अब प्रॉब्लम शुरू हो गई कि प्रॉब्लम क्या हो गई कि भाई द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग, the fine quality cotton, silk, and also that spices, pepper, clove, cardamom, cinnamon, to great demand in it. भारत का सिल्क जो था, कॉटन जो था, जितनी भी स्पाइसेस जो थी वो सारी इन कंपनियों को चाहिए थी। वो मतलब इन कंपनीज़ की डिमांड सेम थी, सभी को कॉटन चाहिए था, सभी को सिल्क भी चाहिए था, सभी को पेपर भी चाहिए था। अब चीज़ों की डिमांड तो बढ़ गई और इस डिमांड के साथ इन कंपनीज़ में कंपटीशन भी बढ़ गया। अब जब कंपनीज़ में आपस में कंपटीशन शुरू हो गया तो हर कंपनी ये चाहती थी कि दूसरी कंपनी को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। The urge to secure market therefore led the fierce battle between the trading companies. Through the 17th and 18th century, they regularly snagged each other's ships, blocked routes, and prevented royal ships from moving without supply of goods, and trade was carried on with arms and trading posts were protected through the fortification. अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई जब कंपटीशन शुरू हो गया तो क्या हुआ कि हर कोई ये चाहता था कि एक सिक्योर मार्केट उनको मिल जाए और इस सिक्योर मार्केट की चक्कर में वो कंपनीज आपस में ही बैटल्स करने लगी। थ्रू द 17th and 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैक ईच अदर शिप्स, और 17 और 18 सेंचुरी के बीच में हर कोई जो कंपनीज थी वो एक दूसरे के बीच में रुकावटें लाने लगी। कोई कभी किसी के कंपनी की शिप को डुबो देता, कभी रूट ब्लॉक कर दिए जाते, कभी क्या होता कि उनकी रास्ते में रुकावटें लाकर माल से लदे हुए जहाज़ों को डुबो दिया जाता। तो इस तरीके से ये कंपनीज आपस में ही झगड़ने लगी थी और इस झगड़े की वजह से इनके प्रॉफिट में भी कमी आने लगी, क्योंकि भाई डिमांड बढ़ रही है चीज़ों का, जो कह सकते हैं हम कि चीज़ें जो है वो काफ़ी डिमांडेड हो रही है। अब उनको वही सब चीज़ों की डिमांड की वजह से उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो कंपनीज़ का प्रॉफिट कम होता जा रहा है। अब कंपनीज़ में जब ये इस तरीके की बैटल्स होने लगी, फाइट होने लगी, तो हर कंपनी अपने जो जहाँ पर से भी वो बिज़नेस करती थी उसके चारों तरफ उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। दिस एफर्ट द फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी on profitable trade also led intense conflict with the local ruler. The company therefore found it difficult separate trade from the politics. अब क्या हो गया कि जैसे जैसे इनके बीच में युद्ध बढ़ते गए तो जो बस्तियां थी उसको, जहाँ पर वो लोग रहते थे, ट्रेडर्स रहते थे, उनको उनके आसपास किलेबंदी कर दी गई, मतलब दीवारें बना दी गई, किले बना दिए गए। और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण अब जब वो कोई आपके घर पे आकर जैसे कोई रहने लग जाए, ज़बरदस्ती रहने लग जाए, तो वो हमें भी पसंद नहीं आएगा। तो वहाँ के रूलर्स को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि आप बिज़नेस करने आए और यहाँ पर क्या बनाने लग गए, आप किले बनाने लग गए। तो वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी उनका कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा शुरू हो गया। तो कंपनीज आपस में तो लड़ ही रही थी, साथ में वहाँ के लोकल रूलर्स के साथ में भी उनका झगड़ा शुरू हो गया था। अब देखते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार शुरू किया बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप on the bank of the river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's traders known as at the time as factors operated.
सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो उन्होंने 1651 में हुगली रिवर के पास बनाई थी और वहाँ से कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, जो कि उस टाइम में फैक्टर्स कहलाते थे, अपना बिजनेस करते थे। फैक्ट्री वो जगह थी, फैक्ट्री एक तरीके से वेयर हाउस था जहाँ पर कि गुड्स को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट, और इनके पास वो ऑफिसेस होते थे जहाँ पर कि कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी। अब बाय द 1696 it began building a fort around the settlement. 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Calcutta, which is known as a Calcutta and Kolkata, as is known as today's. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके बिजनेस में टर्निंग पॉइंट का काम शुरू कर दिया था कि 1696 में तो उन्होंने क्या कि एक बिल्डिंग बना दी, फोर्ट बना दिया अपनी सेटलमेंट के चारों तरफ, और उसके साथ ही 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने मुग़ल ऑफिशियल्स को ब्राइब करके रिश्वत देके ज़मींदारी हासिल कर ली। ज़मींदारी का मतलब ये था कि उनको वहाँ उन 3 गांवों का रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार उनको मिल गया था, जिसमें से एक कैलीकट था जो कि कलकत्ता और कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, कंपनी ने क्या किया कि कंपनी मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क व्यापार चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। फरमान का मतलब राजा का आदेश, मतलब एक ऑर्डर इशू कर दे जिसमें कि कंपनीज के पास ये राइट हो कि वो बिना टैक्स चुकाए बिजनेस कर सकती है। जैसे कि आज हम देखते हैं ना, बिजनेस करने के लिए टैक्सेस चुकाने पड़ते हैं, तो उनको भी ये अधिकार मिल गया कि वो बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे जो, तो उसके लिए उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने औरंगजेब को राज़ी कर लिया। अब जब उन्होंने उसको राज़ी कर लिया और वो फरमान ले लिया, फरमान मतलब राजा का आदेश। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस द मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिटिंग प्रिविलेजेस। अब इसके साथ ही कंपनी बराबर ये कोशिश करती रही कि ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें वो हासिल करें, रियायतें हासिल करें, कंसेशन उनको मिलता रहे। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंटेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay. अब जब हमने फरमान के बारे में पढ़ा तो फरमान में उनको क्या अधिकार मिल गया कि वो ड्यूटी फ्री, कंपनी को ये अधिकार मिला कि वो लोग ड्यूटी फ्री बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा उनके ऑफिशियल्स ने लेना शुरू कर दिया। इस ऑफिशियल्स ने क्या किया, उनके प्राइवेट ट्रेड मतलब कि अपने प्राइवेट यूज़ के लिए वो जो भी सामान खरीदते या वहाँ से लेकर जाते थे, उस पर भी वो टैक्स नहीं देते थे। अब जब वो उस पर भी टैक्स नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का जो राजा है या वहाँ का जो नवाब है, बंगाल का जो नवाब है, वो इससे नाराज़ होगा, जो कि मुर्शिद कुली खान थे। वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए कि भाई आपको फरमान मिला है कि आप कंपनी के लिए जो बिज़नेस कर रहे हो उसके लिए आपको ड्यूटी फ्री मिलेगा, लेकिन आप तो खुद के बिज़नेस के लिए या खुद के ज़रूरत के लिए कोई सामान खरीदे उस पर भी आप टैक्स नहीं दे रहे हो। तो वहाँ के नवाब इससे काफ़ी नाराज़ हुए। हमने देखा कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी आती है और वो अपना साम्राज्य स्थापित करने लगती है, बिज़नेस करना शुरू करती है, और बिज़नेस करते करते अब क्या होता है कि हाउ ट्रेड लेड द बैटल्स, अब कैसे व्यापार युद्ध में बदल जाता है। थ्रू द अर्ली 18th century the conflict between the company and the Nawabs of the Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional power were doing at that time. अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी पावर प्राप्त कर ली थी, या यूँ कहें कि हम उनसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब तक तो क्या थे, वो मुग़ल रूलर्स के अधीन थे, पर औरंगजेब की डेथ के बाद सब अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगे और उन्होंने अपनी पावर को यूज़ करना शुरू कर दिया। नवाब जो थे
बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उनके बाद अलवर्दी खान आए, अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आए। ये सभी स्ट्रॉन्ग रूलर थे और इन सभी ने दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। अब क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खान जो थे, उनके बाद अलवर्दी खान आए, सिराजुद्दौला आए, ये सभी स्ट्रॉन्ग रूलर थे और इन सभी ने कंपनी को अलग से रियायत देना बंद कर दिया। वो ज़्यादा ट्रिब्यूट का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नजराने चाहने लगे कंपनी से, और इसके साथ ही उन्होंने कंपनी को मना कर दिया किसी भी तरह के कॉइन्स को बनाने के लिए। स्टॉप इट फ्रॉम एग्जिटिंग फोर्टिफिकेशन, उन्होंने किलेबंदी के लिए उनको मना कर दिया। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसेट, दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of नवाब। इसके साथ ही किलेबंदी रोकने के साथ ही कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं और उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल की सरकार को जो रेवेन्यू मिल रहा है वो कम होता जा रहा है और नवाब की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नवाब और कंपनियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए कि कंपनी तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बिजनेस करने दिया जाए, इसके लिए उनको जो टैक्स देने वो ना दिए जाए, वहीं नवाब ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। वो कंपनी से किसी भी तरह का कंसेशन उन्होंने बंद कर दिया, उनसे ह्यूज अमाउंट में कह सकते हैं वो ह्यूज अमाउंट में ट्रिब्यूट चाहते थे। उन्होंने कंपनीज के बहुत सारे राइट्स को ख़त्म कर दिया था। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड इट्स ऑफिशियल। जहाँ नवाब ने कंपनी का इतनी सारी चीज़ें बंद की थी, वहीं कंपनी ने भी रिफ्यूज़ कर दिया टैक्स पे करने से, और उसके साथ ही उन्होंने वहाँ के नवाब को अपमानजनक डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे, अपमानजनक लेटर्स लिखे और वहाँ के अफसरों को, अधिकारियों को अपमानित किया और नवाबों को भी अपमानित करना शुरू कर दिया। द कंपनी on its part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company and trade could not flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its fort. इसके साथ ही कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारी जो हैं उनकी जो ये अनजस्ट डिमांड्स है, बेतुकी तो डिमांड्स जो हैं उनकी, वो उसकी वजह से उनका बिजनेस जो है वो ख़त्म हो रहा है। और उनका मानना था कि उनका ट्रेड तभी फ्लरिश हो सकता है, तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे, उन पे से जो टैक्स वो लगा रही है वो उसको हटा दे, ड्यूटीज़ जो लगा रही है वो हटा दे। कंपनी की इस बात का भी यकीन था कि अगर व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। तो यहीं से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। जहां नवाब जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहते थे, वहीं वो रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे। इसके साथ ही जहां वो रेस्पेक्ट चाहते थे और कंपनी के ऑफिशियल्स उनका रेस्पेक्ट नहीं करते थे। नवाब उनकी फोर्टिफिकेशन को कम करना चाहते थे, वो फोर्टिफिकेशन बढ़ाना चाहते थे, किलेबंदी बढ़ाना चाहते थे। इस तरीके से इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और इसका नतीजा था बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी एक जगह का नाम है जहाँ पर उनकी बैटल हुई थी, तो ये बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानी जाती है। व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade, concession and other privileges. So it tried through without success to help one of the Sirajuddaulah rivals become the Nawab. अब क्या हुआ कि जब अलवर्दी खान की डेथ हो गई तो उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने थे। अब कंपनी ये चाहती थी कि बंगाल का नवाब वो बने जो उनके हाथ की कठपुतली हो, जो उनके कहे अनुसार काम करे। तो इसकी वो लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हुई, वो इसमें सक्सेस नहीं प्राप्त कर सके। और इसके बदले में
सिराजुद्दौला ने क्या किया कि स्टॉप meddling in the political affairs of his domain, stop fortification and pay the revenue. अब सिराजुद्दौला को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, राजनीतिक अफेयर्स में बीच में टांग मत अड़ाओ और क्या करो, अपना फोर्टिफिकेशन को बंद करो, रेवेन्यू पे करो. आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, अब जब आपस में इन दोनों के बातचीत से संभव नहीं हुआ, वो लोग एक दूसरे की बात से राजी नहीं हुए, उन दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक द वेयर हाउस, disarmed the Englishmen and blocked English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company fort there. अब जब इन दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पाया तो जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, वहाँ से अपनी सेना के साथ 30,000 सैनिकों के साथ वो इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाज़ार में थी उस पर अटैक किया. वहाँ के कंपनी ऑफिशियल्स को बंदी बना लिया, उनके वेयर हाउसेज जो फैक्ट्रीज थी उनको सील कर दिया, इंग्लिशमैन्स के जो आर्म थे, मतलब उनके जो हथियार थे उनको छीन लिया गया, उनकी जो शिप्स थी उनको ब्लॉक कर दिया गया. तो उसके बाद वो कलकत्ता की तरफ बढ़ गए. ऑन द हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फेल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्स अंडर द कमांडर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. जब उनको ये पता चला कि कलकत्ता की कंपनी भी हमारे हाथ से चली गई है, कंपनी वालों को ये पता चला, तो उन्होंने मद्रास से फोर्स भेजी रॉबर्ट क्लाइव के कमांडरशिप में. रॉबर्ट क्लाइव इस फोर्स के कमांडर थे. रीइंफोर्स्ड बाय द नेवल फ्लीट्स, नेवल जो नौसैनिक थे उनकी सहायता के थ्रू रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ पर उनको मदद मिल गई थी. प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद द नवाब्स फॉलोड, वापस से बातचीत के थ्रू ये कोशिश की गई कि बातचीत करके ये मामला सलटा दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए. फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट द प्लासी. और फाइनली जब बात नहीं बनी तो प्लासी में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ फाइट या बैटल शुरू कर दी. वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर, एक मुख्य कारण जो उनकी हार का था, सिराजुद्दौला के हार का जो मुख्य कारण था वो कारण था मीर जाफ़र जो कि उनका एक कमांडर था. मीर जाफ़र जो कि उनका एक कमांडर था, वो उनकी हार का एक महत्वपूर्ण कारण बना क्योंकि उसने अपनी जो सैनिक थे उसके साथ बैटल नहीं की थी. और वो बैटल इसलिए नहीं गई थी क्योंकि क्लाइव हैड मैनेज्ड the secure his support by the promising to make him nawab after the crushing सिराजुद्दौला. मीर जाफ़र को क्लाइव ने क्या कहा कि अगर तुम सिराजुद्दौला को हराने में हमारी हेल्प करते हो तो तुमको क्या बना दिया जाएगा, नवाब बना दिया जाएगा. और इसी लालच में मीर जाफ़र आ गया. द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया. ये पहली बैटल थी, यहाँ से उनकी बैटल शुरू होती है कि पहली बैटल ऑफ प्लासी जो था वो फर्स्ट बैटल थी जहाँ से कंपनी ने अपनी बैटल शुरू की थी और वो आगे बढ़ गए थे. इसके बाद अब जब बैटल में वो हार गए तो सिराजुद्दौला हार गए तो उनको क्या किया गया, उनको मार दिया गया, असासिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई. और उनकी जगह जो कमांडर था जिसने क्लाइव का साथ दिया था, सिराजुद्दौला का नहीं, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला का साथ नहीं देकर किसका साथ दिया था, क्लाइव का साथ दिया था, मीर जाफ़र, उसको नवाब बना दिया गया. द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अभी प्लासी के युद्ध के बाद भी वो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन करना नहीं चाहती थी. वो अभी भी क्या चाहती थी, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव अभी भी क्या था, ट्रेड को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना उनका मेन मोटिव था. पर उनका ये भी मानना था कि इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरी नीड टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली. उनका ये मानना था कि ये तभी संभव है जबकि लोकल रूलर उनका साथ दें. इसके लिए वो कैसे शासक चाहते थे, पपेट शासक चाहते थे. अब सून द कंपनी डिस्कवर्ड दिस
that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always helpful as the company wanted to be. उन्होंने धीरे धीरे देखा, कंपनी ने देखा कि पपेट रूलर भी उतने हेल्पफुल नहीं हैं, क्योंकि पपेट रूलर की भी अपनी एक क्षमताएं होती हैं, वो भी अपनी प्रजा के प्रति सोचते हैं और अपना सम्मान चाहते हैं, इसलिए वो हर टाइम कंपनी का साथ नहीं देते थे. When Mir Jafar protest, the company deposed him and installed मीर कासिम in his place. अब मीर जाफ़र ने जब उनकी सारी बातें मानना मना कर दिया तो उनकी जगह उसने किसको बिठा दिया? मीर कासिम को बिठा दिया. अब कंपनी एक तरीके से कहें इनडायरेक्टली वो पावर में थी कि कौन सा नवाब बैठेगा, किसको बिठाना है, कौन सा नवाब शासन करेगा, ये सारी चीज़ें वो इनडायरेक्टली हैंडल कर रही थी. तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद उन्होंने जैसे मीर जाफ़र को बिठाया, मीर जाफ़र ने जब उनकी बात मानने से मना कर दिया तो उन्होंने किसको बिठा दिया? मीर कासिम को बिठा दिया. अब जब मीर कासिम ने भी उनके खिलाफ कंप्लेन करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार करना शुरू कर दिया, तो फिर कौन सी बैटल हो गई? बैटल ऑफ बक्सर. अब क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हो गई, क्योंकि मीर कासिम कंप्लेन ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन द बैटल फॉट एट बक्सर 1764. फर्स्ट बैटल जो थी वो थी हमारी प्लासी की, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर. एंड मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉलेटेड. अब पहले सिराजुद्दौला को हराया, मीर कासिम को बिठाया, मीर कासिम ने बात मानने से इनकार किया तो उसके साथ मीर जाफ़र को बिठाया, मीर जाफ़र के बाद उसने मानने से इनकार किया तो मीर कासिम को बिठाया, मीर कासिम ने मानने से इनकार किया तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ. वहाँ पर मीर कासिम को हराकर फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया. पर इस बार नवाब बनाने के साथ ही उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ. क्या? द नवाब had to pay 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demands for trade and its other expenses. It wanted to more territory and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with the puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs." अब क्या हुआ कि जब मीर कासिम को हराकर मीर जाफ़र को फिर से बिठाया, तो अब इस बार जब मीर जाफ़र नवाब बना तो उसके साथ ही नवाब को क्या करना था? हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने थे. इसके साथ ही कंपनी सिर्फ 5 लाख रुपए से खुश नहीं हो रही थी कि भाई 5 लाख रुपए दे दिए और खुश हो गई. वो क्या चाहती थी? 5 लाख रुपए के साथ ही कंपनी ज़्यादा इलाके भी चाहती थी और इसके साथ ही वो ज़्यादा रेवेन्यू चाहती थी, ताकि वो अपनी जितने भी सैनिक के खर्चे हैं, व्यापारिक ज़रूरतें हैं, वो अन्य खर्चे हैं, उनको वो पूरा कर सके. 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे, क्योंकि अब तक हमने देखा कि प्लासी की बैटल के बाद भी वो क्या चाहती थी? ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना चाहती थी. लेकिन अब वो बिजनेस करने के साथ ही वो क्या चाह रही थी कि अब उन्होंने खुद को भी नवाब बना दिया था. वो खुद क्या बन गई थी? नवाब बन गई थी. मतलब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो नवाब बन गए थे. फाइनली इन 1765, the Mughal emperor appointed the company as a Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use vast revenue resources of Bengal. अब 1765 में जैसे ही मीर जाफ़र की मृत्यु हुई उसके बाद उनको दीवानी राइट मिल गया, मतलब एक तरीके से वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन का उनको अधिकार मिल गया. बंगाल जैसे बड़े एरिया में उनको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया. इसकी वजह से उनकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब रेवेन्यू उनको मिलने लगा. अब रेवेन्यू जो मिल रहा था, इससे पहले तो वो जब बिज़नेस कर रहे थे तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था? ब्रिटेन से जो है गोल्ड लेके आना पड़ता था और सामान के बदले वो गोल्ड और सिल्वर उनको देना पड़ता था. यहाँ से वो जो भी चीज़ें खरीदते थे, जैसे सिल्क खरीदा, कॉटन खरीदा या स्पाइसेस खरीदे या और भी कोई सामान खरीदा, तो उसके बदले उनको इंग्लैंड से गोल्ड या सिल्वर आके देना पड़ता था, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार होता था. तो इस तरीके से तो वहाँ से जो गोल्ड लाके वो व्यापार करते थे, अब उनको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. और उसके साथ ही अब उनको जो रेवेन्यू मिलता था उससे उनके जितने भी खर्चे थे वो निकल जाते थे और उनकी सैलरी भी मिल जाती थी. तो इस तरीके से दीवानी राइट से उनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ. From the early 18th century,
its trade with the India had to expand it, but it had buy most of the goods in India with the gold and silver imported from the Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of the gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of दीवानी. दीवानी की राइट के बाद उनकी जो वहाँ से गोल्ड और सिल्वर के बदले जो सामान खरीदने का काम था वो बिल्कुल बंद हो गया. द नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस. अब रेवेन्यू जो मिलता था उससे कंपनी के खर्चे निकल जाते थे. These revenue could be used to purchase cotton and silk textile in India. अब भारत के ही पैसे से वो भारत का ही सामान खरीद कर ले जाया करते थे. मतलब अब उनको तो कोई खर्चा करना ही नहीं पड़ता था. यहीं से उनको जो पैसा मिल रहा था दीवानी के रूप में, जो रेवेन्यू मिल रहा था, दीवान बनने के बाद जो रेवेन्यू मिल रहा था, उसी पैसे से वो अपने खर्चा भी निकाल रहे थे और सामान को परचेज करने के लिए उनको जो पैसा लग रहा था वो भी उस रेवेन्यू से वो पे कर रहे थे. कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स. नवाब्स मतलब हमारे नवाब. तो कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो नवाब बन गए थे क्योंकि उनको दीवानी राइट मिल गया था. व्हाट इट मीन्ट टू बी नवाब? इट मीन्ट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी अक्वायर्ड मोर पावर एंड authority, but it also meant something else. Each company servant became have a vision of living like a nawabs. अब हर कंपनी का जो व्यक्ति था वो खुद को नवाब समझने लगा था